तेनाली और बीरबल की रहस्यमयी चिट्ठी, दो दिग्गजों का टकराव। परिचय, दो साम्राज्यों की दोस्ती और प्रतिद्वंद्विता। यह वह समय था जब दिल्ली के महान शहंशाह अकबर और विजयनगर के चतुर सम्राट कृष्णदेव राय के बीच गहरी दोस्ती थी। हालांकि उनके दरबारियों बीरबल और तेनालीराम के बीच हमेशा एक गुप्त और सम्मानजनक प्रतिद्वंद्विता चलती रहती थी। दोनों की ख्याति पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई थी। दोनों बादशाहों को अपने अपने दरबारियों पर बेहद गर्व था। अक्सर वे एक दूसरे को चुनौती देने के लिए छोटे मोटे उपहार या पहेलियां भेजते रहते थे। एक दिन विजयनगर से एक खास संदेशवाहक दिल्ली दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक भव्य पेटी थी जिसमें सोने के जेवर के बजाय एक साधारण सी चिट्ठी रखी थी। रहस्यमयी चिट्ठी का आगमन। संदेशवाहक ने अकबर को चिट्ठी सौंपी। कृष्णदेव राय ने उस चिट्ठी में केवल 3 पंक्तियां लिखी थीं। सुनने वाला मूक है, दिखने वाला अंधा, तेरा सेवक बीरबल। पूरी चिट्ठी पढ़ने के बाद अकबर का माथा ठनका। उन्होंने कृष्णदेव राय का नाम देखा, लेकिन अंत में तेरा सेवक बीरबल लिखा था। अकबर ने क्रोधित होकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह क्या है? क्या तुम विजयनगर के सम्राट के सेवक बन गए हो? और ये कैसी पहेलियां है? सुनने वाला मूक है, दिखने वाला अंधा। क्या कृष्णदेव राय हमारी बुद्धिमत्ता का मजाक उड़ा रहे हैं? बीरबल ने चिट्ठी को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। जहां पनाह, यह कृष्णदेव राय की ओर से एक सीधी चुनौती है, जो मेरे लिए नहीं बल्कि तेनालीराम के लिए है। और अंत में मेरा नाम लिखकर उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की है कि तेनालीराम की चतुराई मेरी चतुराई से एक कदम आगे है। अकबर ने पूछा, तुम यह कैसे कह सकते हो कि यह तेनालीराम की चाल है? बीरबल ने समझाया, हुजूर, चिट्ठी में साफ लिखा है, सुनने वाला मूक है, म्यूट इज द लिसनर, और दिखने वाला अंधा, ब्लाइंड इज द सीयर। ये दोनों बातें उन लोगों पर सटीक बैठती है जो ज्ञान होने के बावजूद चुप्पी साध लेते हैं और सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। यह विजयनगर के दरबारियों पर एक ताना है कि तेनालीराम की मौजूदगी में बाकी सब चुप रहते हैं। और अंतिम पंक्ति, तेरा सेवक बीरबल, तेनालीराम का अहंकारी मजाक है जो मुझे चिढ़ाने के लिए लिखा गया है। अकबर प्रभावित हुए, पर उन्हें गुस्सा भी आया। ठीक है बीरबल, अकबर ने हुक्म दिया, तो इस चुनौती का जवाब दो। हम विजयनगर को एक ऐसी चिट्ठी भेजेंगे जिसे तेनालीराम कभी सुलझा नहीं पाएंगे। बीरबल की प्रति चुनौती। बीरबल ने अकबर से 5 दिन का समय मांगा और एक साधारण सी खाली पर्ची पर सिर्फ एक लकीर खींच दी। पर्ची पर एक सीधी लकीर खींची गई थी जिसके नीचे बीरबल ने लिखा। कलम ने जुबान खोली। यह चिट्ठी अकबर के हस्ताक्षर के साथ विजयनगर भेजी गई। बीरबल ने शर्त रखी थी कि अगर तेनालीराम इस लकीर और संदेश का सही अर्थ नहीं समझा पाए तो उन्हें दिल्ली आकर अकबर के दरबार में सार्वजनिक रूप से बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार करना होगा। तेनालीराम की चुनौती का जवाब अब उन पर वापस जाने वाला था। यह कहानी का पहला भाग था जिसमें तेनाली की ओर से पहेली आई और बीरबल ने उसका मजेदार जवाब दिया। तेनाली और बीरबल की रहस्यमयी चिट्ठी, लकीर का राज और तेनाली का प्रतिशोध। विजयनगर में हलचल, एक लकीर की पहेली। बीरबल की भेजी गई चिट्ठी विजयनगर पहुंची और सम्राट कृष्णदेव राय के हाथ लगी। जब उन्होंने देखा कि बीरबल ने केवल एक सीधी लकीर खींची है और नीचे लिखा है, कलम ने जुबान खोली, तो कृष्णदेव राय भी चकित रह गए। उन्होंने तुरंत तेनालीराम को बुलाया। तेनाली, यह देखो, यह दिल्ली के शहंशाह की ओर से आई है। तुम्हारा दोस्त बीरबल तुम्हें सीधी चुनौती दे रहा है। क्या यह कोई मजाक है? इस एक लकीर का क्या मतलब है? कहीं इसका मतलब यह तो नहीं कि बीरबल ने तुम्हारी जुबान बंद कर दी है? कृष्णदेव राय ने उत्सुकता से पूछा। तेनालीराम ने चिट्ठी ली और उसे ध्यान से देखा। लकीर साधारण थी, पर तेनाली के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान आई। तेनाली का विश्लेषण, सीधी बात का गूढ़ अर्थ। तेनालीराम ने दरबार में मौजूद सभी दरबारियों की ओर देखा जो इस पहेली को सुलझाने में असफल रहे थे। तेनालीराम ने समझाया, महाराज, यह बीरबल की बुद्धिमत्ता का उत्कृष्ट उदाहरण है। हमारी पहली चिट्ठी में संदेश था कि सुनने वाला मूक है, यानी आपके दरबार में कोई बोलता नहीं है, और दिखने वाला अंधा, यानी कोई मेरी चतुराई को देख नहीं पाता। इस एक लकीर का मतलब है, मैं सीधा साधा हूँ,
बीरबल ने इस लकीर से कहा है कि मैं कोई कूटनीति नहीं कर रहा हूँ, मेरी चालें सीधी और साफ है, मैं वही हूँ जो मैं दिखता हूँ। और नीचे लिखा है, कलम ने जुबान खोली, इसका अर्थ है कि जब सब लोग चुप हो गए तो मेरी कलम ने मेरी सच्चाई बयान की। बीरबल यह कह रहे हैं कि जब तुम लोगों ने मुझे चिढ़ाया तो मैंने अपनी सच्चाई तुम्हारे सामने सीधी और साफ रख दी। अब बताओ तुम कितने सीधे हो। तेनाली ने अंतिम निष्कर्ष निकाला। असल में बीरबल ने हमारे घमंड पर वार किया है। वह कह रहे हैं कि सीधे बनो, टेढ़ी चालें मत चलो। और हाँ, हमारी पहली चिट्ठी में अंत में तेरा सेवक बीरबल लिखने का मेरा मजाक अब मुझ पर भारी पड़ रहा है। बीरबल ने न केवल मेरी पहेली सुलझा ली बल्कि मुझे सीधा रहने का नैतिक सबक भी सिखा दिया। कृष्णदेव राय तेनाली की व्याख्या से बेहद प्रसन्न हुए, लेकिन तेनाली राम इतने शांत रहने वाले नहीं थे। तेनाली की प्रतिशोध की योजना, अदृश्य घोड़ा। तेनाली राम ने स्वीकार किया कि बीरबल ने यह दाव जीत लिया है, पर वह जानते थे कि उनकी बुद्धिमत्ता का अगला प्रदर्शन करना जरूरी है। तेनाली राम ने कृष्णदेव राय से कहा, महाराज, बीरबल ने हमें सीधा रहने का सबक दिया है, पर अब हम उन्हें सोचने पर मजबूर करेंगे। इस बार हम उन्हें कोई चिट्ठी नहीं बल्कि एक अदृश्य चुनौती भेजेंगे। यह चुनौती इतनी मजेदार होगी कि अकबर और बीरबल दोनों हैरान रह जाएंगे। तेनाली ने एक भव्य खाली बक्सा तैयार करवाया। यह बक्सा कीमती कपड़ों से सजा हुआ था और उस पर सोने का पानी चढ़ा था। यह बक्सा अकबर के दरबार में भेजा गया। संदेशवाहक को बीरबल के लिए एक मौखिक संदेश दिया गया। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने शहंशाह अकबर को उनका सबसे कीमती तोहफा भेजा है, अदृश्य घोड़ा, द इनविजिबल हॉर्स। यह एक ऐसा घोड़ा है जो हवा की गति से चलता है, पर इसे केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही देख सकता है। इसे आपके अस्तबल में रखा गया है, कृपया इसे अपने दरबार में प्रस्तुत करें। यह एक ऐसी हास्यास्पद चुनौती थी जिसका कोई जवाब नहीं था। बीरबल को अब दरबार के सामने एक ऐसे घोड़े को प्रस्तुत करना था जो वास्तव में था ही नहीं। अगर बीरबल ने कहा कि घोड़ा मौजूद नहीं है तो वे मान लेंगे कि बीरबल इतने बुद्धिमान नहीं है कि उसे देख सके। तेनाली और बीरबल की रहस्यमयी चिट्ठी, अदृश्य घोड़े का प्रदर्शन, दिल्ली दरबार में हास्यास्पद संकट। विजयनगर से अदृश्य घोड़ा आने की खबर सुनकर दिल्ली दरबार में अजीबोगरीब माहौल था। अकबर स्वयं असमंजस में थे। यदि वे कहते कि उन्हें घोड़ा नहीं दिखता तो वे कम बुद्धिमान कहलाते, यदि वे ढोंग करते तो यह झूठ होता। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह तेनाली राम का सबसे बड़ा मजाक है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या हम अपनी आंखों पर भरोसा करें या अपनी बुद्धिमत्ता पर। चिंता न करें, मैं इस अदृश्य घोड़े को सार्वजनिक रूप से दरबार में प्रस्तुत करूंगा। अगले दिन बीरबल ने पूरे दरबार को एक भव्य समारोह के लिए आमंत्रित किया। तेनाली के संदेशवाहक को भी पहली पंक्ति में बैठाया गया। बीरबल का शानदार प्रदर्शन। समारोह शुरू हुआ। ढोल और नगाड़ों की आवाज के बीच बीरबल एक खाली रस्सियों को पकड़कर बड़े ही सम्मान के साथ दरबार में दाखिल हुए। उनके पीछे पीछे कई सेवक खाली लगाम पकड़े हुए थे और 2 सेवक जमीन से 1 फीट ऊपर पानी का एक कटोरा लेकर चल रहे थे। बीरबल उस तरह चल रहे थे जैसे वे सचमुच किसी शाही घोड़े को नियंत्रित कर रहे हों जिसकी चाल तेज हो। बीरबल ने ऊंची आवाज में घोषणा की, जहांपनाह और प्रिय दरबारियों, आज मैं आपके सामने विजयनगर के सम्राट की ओर से भेजा गया दुनिया का सबसे दुर्लभ और कीमती तोहफा, अदृश्य घोड़ा, प्रस्तुत करता हूँ। इसे हवाए विजयनगर, विजयनगर की हवा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि तेनाली राम ने कहा, इसे केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही देख सकते हैं। पूरा दरबार फुसफुसाहट से भर गया। हर दरबारी खुद को बुद्धिमान दिखाने के लिए जबरदस्ती हाँ में हाँ मिला रहा था। एक दरबारी ने कहा, वाह, घोड़े का रंग कितना शानदार है, हल्का नीला। दूसरे ने कहा, और इसकी चाल, यह तो सचमुच हवा से बात कर रहा है। घोड़े का साज और अंतिम वार। बीरबल ने अदृश्य घोड़े को अकबर के सामने रोका और बोले, हुजूर, यह घोड़ा इतना कीमती है कि इसे कहीं भी नहीं बांधा जा सकता। इसे बांधने के लिए मैंने सोने की रस्सी का इंतजाम किया है जो मैंने कल रात विशेष रूप से बनवाई है। और यह जो सेवक कटोरा लेकर चल रहे हैं उसमें गंगा का पवित्र जल है।
क्योंकि यह घोड़ा साधारण पानी नहीं पीता। अकबर भी अब इस खेल का मजा ले रहे थे। उन्होंने गंभीर होकर पूछा, बीरबल, यह घोड़ा बेजोड़ है, पर क्या इसका शाही अस्तबल में रहना सुरक्षित है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं जहांपनाह। यह घोड़ा इतना खास है कि यह केवल खुली हवा में ही रह सकता है और इसे ठंड बहुत जल्दी लगती है। इसलिए मैंने इसके लिए एक खास इंतजाम किया है। इसे सोने के तारों से बुने हुए अदृश्य कपड़े से ढका गया है। इस घोड़े की कीमत और इसे तैयार करने में लगे सोने और हीरों का कुल खर्च विजयनगर की आधी संपत्ति के बराबर आया है। बीरबल ने तुरंत तेनाली के संदेशवाहक की ओर देखा और कहा, कृपया विजयनगर लौटकर तेनालीराम को मेरा धन्यवाद देना। मैंने इस घोड़े को शाही अस्तबल में रखने के बजाय एक गुप्त सुरक्षित तहखाने में भिजवा दिया है ताकि इसकी हिफाजत हो सके। और हाँ, इस घोड़े के सोने के साजो सामान का बिल जल्द ही विजयनगर के सम्राट को भेज दिया जाएगा, क्योंकि हुजूर, जब कोई दोस्त इतना महंगा तोहफा देता है तो हम उसका खर्च उस दोस्त पर नहीं डाल सकते जिसने उसे भेजा है। यह सुनते ही दरबार में जोरदार ठहाका गूंज उठा। अकबर खुशी से लोटपोट हो गए। तेनाली का संदेशवाहक, जिसका चेहरा पूरी तरह उतर चुका था, तुरंत समझ गया कि बीरबल ने यह दाव भी जीत लिया है। तेनाली ने बीरबल को अदृश्य घोड़ा भेजकर उन्हें बेवकूफ बनाना चाहा था, पर बीरबल ने उस अदृश्यता का खर्च तेनाली पर डाल दिया था। दोनों दिग्गजों का आमना सामना। संदेशवाहक ने विजयनगर लौटकर पूरी घटना सुनाई। तेनालीराम अपनी हार पर हंस पड़े। उन्होंने तुरंत एक नई चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था, प्रिय बीरबल, मैंने हार मान ली है। मुझे तुम्हारी चतुराई का खर्च उठाना स्वीकार है। अब मैं तुम्हें एक नई चुनौती देता हूँ। सीधे दिल्ली आओ और अपने अदृश्य घोड़े का एक जेवर लेने के लिए मुझसे मिलो। इस बार मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जो न तो देखी जा सकेगी और न ही उसका दाम लगाया जा सकेगा। बीरबल को तेनाली का यह खुला निमंत्रण मिला। वह समझ गए कि अब समय आ गया है कि दोनों महान चतुर एक दूसरे से मिले। यह कहानी का तीसरा भाग था, जिसमें बीरबल ने हाजिर जवाबी से जीत हासिल की। भाग 4 में हम देखेंगे दिल्ली से विजयनगर की यात्रा। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता की परीक्षा के लिए विजयनगर की यात्रा शुरू करते हैं। तेनाली का नया जाल। विजयनगर पहुंचने से पहले तेनालीराम बीरबल को एक अजीबोगरीब शर्त के साथ फंसाते हैं। महल का प्रवेश द्वार। बीरबल को महल में प्रवेश के लिए एक अजीबोगरीब पहेली सुलझानी होगी जो इस कहानी का निर्णायक मोड़ बनेगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं तुरंत कहानी का चौथा भाग 4 शुरू करूं, जिसमें बीरबल की यात्रा और तेनाली का नया जाल शामिल होगा? तेनाली और बीरबल की रहस्यमयी चिट्ठी, यात्रा का जाल और अजीबोगरीब शर्त। भाग 4, दिल्ली से विजयनगर की यात्रा। बीरबल ने तेनालीराम का निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया। यह केवल एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सामने दो सबसे चतुर दिमागों का अंतिम बौद्धिक मुकाबला था। अकबर ने बीरबल को शाही सम्मान के साथ विदा किया और उन्हें हिदायत दी कि वे विजयनगर के दरबार में दिल्ली की शान कम न होने दे। बीरबल अपनी छोटी टुकड़ी के साथ लंबी यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही वे विजयनगर राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले थे, उन्हें तेनालीराम द्वारा भेजा गया एक अजीबोगरीब पत्र मिला। पत्र में लिखा था, प्रिय बीरबल, विजयनगर राज्य में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके सम्मान में एक भव्य उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। आपके महल में प्रवेश करने से पहले आपको मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। आप महल में नंगे पांव प्रवेश करेंगे। आप महल में न तो बैठकर और न ही खड़े होकर प्रवेश करेंगे। महल में प्रवेश करते समय आपके पास 1000 सोने के सिक्के होने चाहिए, पर वे सिक्के आपकी जेब में नहीं होने चाहिए। यदि आप इन तीनों शर्तों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको तुरंत वापस दिल्ली लौटना होगा और सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करना होगा कि तेनालीराम सबसे चतुर है। तेनाली का नया जाल। बीरबल ने पत्र पढ़ा और जोर से हंसे। तेनालीराम ने इस बार एक ऐसी शर्त रखी थी जो तार्किक रूप से असंभव लगती थी। पहली शर्त, नंगे पांव आसान थी, पर यह विनम्रता का संकेत थी। दूसरी शर्त, न बैठकर न खड़े होकर। अगर कोई व्यक्ति बैठा या खड़ा नहीं है, तो वह क्या कर रहा है? लेटा हुआ, घुटनों पर। यह स्पष्ट रूप से एक तार्किक फंदा था। तीसरी शर्त, सिक्के जेब में नहीं। 1000 सिक्के लेकर चलना, पर जेब में नहीं रखना। इसका मतलब था कि सिक्के कहीं और ले जाने होंगे, जिससे बीरबल को असुविधा हो।
बीरबल ने तुरंत अपने सलाहकारों को आदेश दिया कि वे रुक जाए। उन्होंने अपनी चतुराई से इन शर्तों को पलटने की एक नई योजना बनाई। बीरबल का समाधान और महल की ओर प्रस्थान। बीरबल ने पहली शर्त, नंगे पांव के लिए अपने चमड़े के जूते उतारे और उन्हें अपने एक सेवक को सौंप दिया। दूसरी शर्त सबसे मुश्किल थी। बीरबल ने आदेश दिया कि उन्हें एक बड़ा झूला, स्विंग, तुरंत तैयार किया जाए। बीरबल उस झूले पर लेट गए और झूला उनके 4 मजबूत सेवकों ने उठा लिया। झूले को उठाकर सेवकों ने महल के द्वार की ओर चलना शुरू किया। बीरबल न तो खड़े थे, नहीं बैठे थे, बल्कि झूले पर लेटे हुए झूल रहे थे। तीसरी शर्त, सिक्के जेब में नहीं के लिए बीरबल ने अपने 1000 सोने के सिक्कों को लिया। उन्होंने उन सिक्कों को एक बड़ी लोहे की कड़ाही में डाला और उस कड़ाही को अपने सिर पर रख लिया। सिक्के उनके पास थे, वे उनकी जेब में नहीं थे। सिक्के कड़ाही में होने के कारण वह कड़ाही अब बीरबल की एक तरह की टोपी बन गई थी, जिससे वह तेज धूप से भी बच गए थे। इस हास्यास्पद लेकिन तार्किक रूप से त्रुटिहीन तरीके से बीरबल विजयनगर के भव्य महल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। तेनालीराम, जो महल की बालकनी से यह सब देख रहे थे, बीरबल के लेटे हुए झूलते हुए प्रवेश और सोने के सिक्कों की कड़ाही वाली टोपी को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वाह बीरबल, वाह! तेनालीराम ने जोर से चिल्लाया। तुमने मेरी शर्त को मजाक में बदल कर भी जीत लिया। तुम्हें मेरी शर्तें स्वीकार करने के लिए बैठना या खड़ा होना जरूरी नहीं था। तुम झूल सकते थे, और सिक्कों को जेब में नहीं बल्कि सिर पर रखना एक शानदार जवाब है। तेनालीराम ने नीचे आकर बीरबल का गर्मजोशी से स्वागत किया, पर उन्होंने बीरबल को एक और छोटी सी पहेली दी, जिसे सुलझाए बिना बीरबल राजा कृष्णदेव राय से नहीं मिल सकते थे। अगला क्या होगा? यह कहानी का चौथा भाग था, जिसमें बीरबल ने असंभव शर्तों को अपनी चतुराई से संभव बनाया। भाग 5 में हम देखेंगे महल के द्वार की पहेली, तेनालीराम द्वारा बीरबल के लिए 3 दरवाजों की एक पहेली रखना, बीरबल का अंतिम निर्णय, बीरबल द्वारा तीनों दरवाजों का विश्लेषण करना और यह जानना कि अंतिम चुनौती क्या है। दिल्ली और विजयनगर के बीच का गुप्त समझौता। दिल्ली में महान शहंशाह अकबर और विजयनगर में चतुर सम्राट कृष्णदेव राय, इन दोनों राजाओं के बीच मित्रता गहरी थी, लेकिन उनके राज्यों के बीच एक छोटा सा सीमा विवाद वर्षों से चला आ रहा था। यह विवाद एक छोटे पर उपजाऊ जंगल के स्वामित्व को लेकर था, जिसे दोनों ही राजा अपनी संपत्ति मानते थे। दोनों राजा इस विवाद को युद्ध से सुलझाना नहीं चाहते थे, इसलिए एक दिन दोनों ने एक अजीबोगरीब समझौता किया। इस जंगल का असली मालिक वही माना जाएगा जिसका दरबारी, बीरबल या तेनालीराम, यह सिद्ध कर देगा कि उसकी सल्तनत में सत्य का मूल्य अधिक है। जो दरबारी यह सिद्ध कर देगा कि उसके दरबार में झूठ और सत्य के बीच का अंतर कम है, वही इस जंगल का मालिक होगा। यह शर्त केवल हाजिर जवाबी की नहीं थी, बल्कि नैतिकता और शासन के सिद्धांतों की परीक्षा थी। समस्या का जन्म, जंगल और रहस्यमय चोरी। दोनों दरबारियों के बीच यह प्रतियोगिता शुरू होने से ठीक पहले उस विवादित जंगल में एक रहस्यमय घटना हुई। जंगल के बीचों बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर से, जो दोनों धर्मों के लिए महत्वपूर्ण था, एक पुरातन चंदन की मूर्ति चोरी हो गई। इस चोरी ने मामले को पेचीदा बना दिया। चोरी विजयनगर की सीमा से हुई थी, इसलिए तेनालीराम को इसे सुलझाना था। चोरी का इल्जाम दिल्ली के एक खानाबदोश कबीले पर लगा, जो अकबर की सीमा में रहता था। अब मामला केवल जंगल का नहीं था, बल्कि धर्म, न्याय और 2 दरबारों के सम्मान का बन गया। कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा, तेनाली, तुम्हें दिल्ली जाकर बीरबल से मिलना होगा। तुम्हें यह साबित करना होगा कि दिल्ली के लोग झूठे हैं और यह चोरी उन्होंने की है। अगर तुम यह चोरी सुलझा दोगे तो जंगल हमारा होगा। बीरबल का पहला कदम, सम्मान का जाल। तेनालीराम के दिल्ली पहुंचने से पहले ही बीरबल ने पहली चाल चली। उन्होंने अकबर को सलाह दी कि वे तेनालीराम का अभूतपूर्व सम्मान करें। जब तेनालीराम दिल्ली पहुंचे तो बीरबल ने उन्हें एक भव्य समारोह में महल के अंदर ले जाने के बजाय शहर के मुख्य चौक में ले गए। वहां बीरबल ने एक विशाल मंच बनवाया था, जिस पर केवल एक गधा खड़ा था। बीरबल ने घोषणा की, प्रिय तेनालीराम, मैं आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी शर्त है कि सत्य का मूल्य किस दरबार में अधिक है। इसलिए मैं आपको यह पहला सत्य दिखाता हूं। हमारे दरबार में हम हर चीज को उसका योग्य सम्मान देते हैं। इस गधे को बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना गया है।
और मैं यह गधा आपको भेंट करता हूँ। कृपया इस पर बैठकर महल में प्रवेश करें। यह हमारे दरबार का पहला सत्य है। हम झूठ नहीं बोलते, हम गधे को गधा ही मानते हैं। पूरा दरबार हंस पड़ा। बीरबल ने सबके सामने तेनालीराम को एक गधे पर बैठकर महल में आने की चुनौती दे दी थी। अगर तेनालीराम गधे पर बैठते तो वे अपना अपमान करवाते, अगर मना करते तो बीरबल कहते कि तेनाली ने दिल्ली दरबार का सत्य स्वीकार नहीं किया। यह एक शानदार शुरुआत थी। अगला क्या होगा? यह कहानी का पहला भाग था, जिसमें समस्या, शर्त और बीरबल का पहला मजेदार जाल सामने आया। भाग 2 में हम देखेंगे तेनाली का गधे वाला पलटवार। तेनालीराम कैसे गधे पर बैठकर भी बीरबल को मात देते हैं और दिल्ली दरबार का मजाक उड़ाते हैं। चोरी की जांच। बीरबल और तेनालीराम मिलकर चंदन की मूर्ति की चोरी की जांच कैसे शुरू करते हैं। पहला गवाह। एक ऐसा झूठा गवाह सामने आता है जो दोनों दरबारियों को गुमराह करने की कोशिश करता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं तुरंत? तेनाली का गधे वाला पलटवार। जब बीरबल ने भरी सभा में तेनालीराम को बुद्धिमत्ता के प्रतीक गधे पर बैठकर महल में प्रवेश करने की चुनौती दी तो तेनालीराम ने पलक भी नहीं झपकाई। उन्होंने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराए। तेनालीराम ने गधे को सहलाया और बीरबल से कहा, प्रिय बीरबल, आपका यह सत्य देखकर मैं धन्य हो गया। विजयनगर में हम भी हर चीज को सम्मान देते हैं, पर हम उसे अकेला नहीं छोड़ते। आपने सही कहा कि यह गधा बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, पर बीरबल, क्या यह अकेला गधा दिल्ली दरबार की संपूर्ण बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व कर सकता है? मुझे नहीं लगता। तेनालीराम ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे एक बड़ा दर्पण लाए। जब सेवक विशाल दर्पण लेकर आए तो तेनालीराम ने उसे गधे के पीछे इस तरह रखा कि दर्पण में गधे का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। तेनालीराम गधे पर चढ़ गए और अकबर से बोले, जहां पनाह, विजयनगर के सम्राट ने मुझे आदेश दिया है कि मैं एक गधे को बुद्धिमत्ता का प्रतीक मानूं, पर मैं, तेनालीराम, कभी भी यह झूठ नहीं बोल सकता कि दिल्ली के दरबार में केवल एक ही गधा है। इसलिए मैंने इस दर्पण को साथ लिया है। अब इस दर्पण में 2 गधे दिखाई दे रहे हैं, एक सवारी कर रहा है और दूसरा बुद्धिमत्ता का बोझ उठा रहा है। यह दिखाता है कि विजयनगर में हम सत्य को गुना करना जानते हैं, जबकि आप उसे अकेला छोड़ देते हैं। यह जवाब सुनकर पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर स्वयं अपनी हंसी नहीं रोक पाए। तेनालीराम ने बड़ी चतुराई से बीरबल के जाल को बीरबल और खुद के बीच बांध दिया, जिससे दोनों में से किसी का अपमान नहीं हुआ, बल्कि दोनों की बुद्धिमत्ता साबित हुई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह तेनाली, तुम्हारी चतुराई ने गधे को भी न्याय दिला दिया। अब हम अपने असली काम पर आते हैं। 2 दरबार, एक सच को सुलझाना, चोरी की जांच, मूर्ति और 3 संदिग्ध। बीरबल और तेनालीराम ने मिलकर चंदन की मूर्ति की चोरी की जांच शुरू की। दोनों ने सबसे पहले उस प्राचीन मंदिर के पुजारी से पूछताछ की, जिसने बताया कि चोरी रात में हुई थी और उसने केवल 3 लोगों को मंदिर के पास संदिग्ध रूप से देखा था। शेर अली, दिल्ली की सीमा से आया एक गरीब लकड़ी काटने वाला जो अक्सर जंगल में रहता था। माधवन, विजयनगर का एक धनी व्यापारी जो चंदन की लकड़ी का बड़ा कारोबार करता था। एक अज्ञात साधु जो मंदिर में भीख मांगने आता था और जो अचानक चोरी के बाद गायब हो गया था। बीरबल और तेनालीराम ने तय किया कि वे एक दूसरे की विरोधी रणनीति का उपयोग करेंगे। बीरबल की रणनीति मनोवैज्ञानिक, वे तीनों संदिग्धों को मनोवैज्ञानिक दबाव में डालकर सत्य उगलवाने की कोशिश करेंगे। तेनाली की रणनीति तार्किक, वे सबूतों को तार्किक रूप से जोड़कर यह सिद्ध करेंगे कि मूर्ति का चोरी होना असंभव था। पहला गवाह, शेर अली का झूठ। सबसे पहले लकड़ी काटने वाले शेर अली को पकड़ा गया क्योंकि वह दिल्ली की सीमा से था। उसे दिल्ली दरबार में पेश किया गया। बीरबल ने सीधे शेर अली से पूछा, क्या तुमने मूर्ति चुराई है? शेर अली ने कसम खाते हुए कहा, जहांपनाह, नहीं, मैं चोर नहीं हूं, मैंने तो सिर्फ एक बार मूर्ति को छुआ था। तेनालीराम ने बीरबल को रोकते हुए कहा, बस बीरबल, हमें यहीं पर सत्य का मूल्य पता चल गया। इस आदमी ने कहा कि उसने सिर्फ एक बार मूर्ति को छुआ था। यह सच बोल रहा है, पर पूर्ण सत्य नहीं। तेनालीराम ने शेर अली से पूछा, तुमने पहली बार मूर्ति को कब छुआ था? शेर अली, चोरी से 1 दिन पहले, जब मैं जंगल से लकड़ी ला रहा था। तेनालीराम, ठीक है,
क्या तुमने दूसरी बार मूर्ति को छुआ था? शेर अली ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, नहीं हुजूर, मैंने दूसरी बार उसे नहीं छुआ था। मैंने कहा था कि मैंने सिर्फ एक बार छुआ था। तेनाली राम हंस पड़े। उन्होंने अकबर को संबोधित किया, हुजूर, इस आदमी ने कहा कि उसने सिर्फ एक बार छुआ था। यह सच बोल रहा है, पर वह यह झूठ बोल रहा है कि मूर्ति आज भी वहां थी जब उसने दूसरी बार उसे छुआ था। यह आदमी इतना झूठ बोल रहा है कि इसे पता ही नहीं चल रहा कि यह झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहा है। यह चोरी में शामिल है, पर शायद यह असली चोर नहीं है, यह सिर्फ एक मोहरा है। बीरबल ने तेनाली की ओर देखा। तेनाली ने अपनी तार्किक चतुराई से साबित कर दिया था कि शेर अली झूठ बोल रहा है और यह चोरी कितनी गहरी है। यह कहानी का दूसरा भाग था, जिसमें शेर अली को तेनाली राम ने अपनी तार्किक शक्ति से उलझा दिया। भाग 3 में हम देखेंगे धन का जाल। बीरबल द्वारा धनी व्यापारी माधवन को फंसाने के लिए एक विशिष्ट आर्थिक योजना बनाना। चंदन का रहस्य। माधवन चंदन का कारोबार क्यों करता था और मूर्ति का असली मूल्य क्या था? तेनाली का नया तर्क। तेनाली राम द्वारा यह सिद्ध करना कि मूर्ति की चोरी नहीं बल्कि अदलाबदली थी। धनी व्यापारी माधवन की बारी। शेर अली को हिरासत में ले लिया गया, पर वह लगातार यही कह रहा था कि उसने मूर्ति नहीं चुराई बल्कि केवल चोरों को मंदिर से निकलते देखा था। अब बीरबल और तेनाली राम का ध्यान दूसरे संदिग्ध विजयनगर के धनी व्यापारी माधवन पर गया, जो चंदन की लकड़ी का कारोबार करता था। माधवन को दिल्ली दरबार में पेश किया गया। वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। तेनाली राम ने माधवन से सीधे पूछा, तुम चंदन के व्यापारी हो माधवन, क्या तुमने मूर्ति चुराई? माधवन ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, मैं इतना धनी हूं कि मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं। उस मूर्ति की कीमत मेरे एक दिन के मुनाफे से कम होगी। बीरबल का आर्थिक जाल। चंदन की गुणवत्ता की परीक्षा। बीरबल जानते थे कि माधवन धन से नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और व्यापार से डरता है। बीरबल ने माधवन को फंसाने के लिए एक ऐसी योजना बनाई जिसका संबंध सीधे माधवन के व्यापार की गुणवत्ता से था। बीरबल ने घोषणा की, माधवन, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम चंदन के इतने बड़े व्यापारी हो और मूर्ति चंदन की थी। हम तुम्हें एक शाही जिम्मेदारी सौंपते हैं। कल दरबार में तुम्हें विजयनगर से चंदन के 3 सबसे कीमती नमूने लाने होंगे। हम तुम्हारे चंदन की गंध और गुणवत्ता की तुलना उस प्राचीन मूर्ति की गंध से करेंगे, ताकि हम यह सिद्ध कर सके कि हमारे मंदिर में लगा चंदन कितना पुराना और अनमोल था। माधवन घबरा गया। जहां पनाह, मूर्ति तो चोरी हो गई है। माधवन ने तर्क दिया, मैं किस चीज से तुलना करूंगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आहा, यह बहुत ही चतुर प्रश्न है माधवन। यह दिखाता है कि तुम अपने व्यापार के प्रति कितने ईमानदार हो। हम जानते हैं कि मूर्ति चोरी हो गई है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि हमने मंदिर के कोने से मूर्ति के चंदन का एक बहुत छोटा टुकड़ा बरामद किया है। अगर तुम्हारा चंदन हमारे प्राचीन चंदन की गुणवत्ता से मेल खा गया तो हम तुम्हें शाही चंदन आपूर्तिकर्ता का पद देंगे। अगर वह मेल नहीं खाया तो तुम्हारा सारा व्यापार नकली माना जाएगा और जब्त कर लिया जाएगा। माधवन का चेहरा पसीने से भीग गया। बीरबल ने एक ही चाल में माधवन को दोहरी मुसीबत में डाल दिया था। उसे डर था कि कहीं असली मूर्ति उसके पास हो, और अगर उसने असली चंदन पेश किया तो चोरी पकड़ी जाएगी। अगर वह नकली चंदन पेश करता है तो उसका पूरा कारोबार चौपट हो जाएगा। माधवन का समर्पण और तेनाली का नया तर्क। अगले दिन माधवन दरबार में नहीं आया। उसने एक दूत के हाथ एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि वह बीमार है और चंदन के नमूने नहीं ला सकता। बीरबल ने घोषणा की, चोर पकड़ा गया। हुजूर, माधवन जानता था कि वह अपनी चंदन की गुणवत्ता को साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह जिस मूर्ति को चुराकर ले गया था उसकी सुगंध माधवन के पास मौजूद किसी भी चंदन से मेल नहीं खाती थी। वह डर गया कि कहीं चंदन की सुगंध से ही चोरी का रहस्य न खुल जाए। लेकिन तभी तेनाली राम खड़े हो गए। नहीं बीरबल, तुम एक बार फिर आधे सत्य पर अटके हो। माधवन चोर नहीं है, वह चोरों का भागीदार है, पर उसने चोरी नहीं की है। माधवन का चंदन का कारोबार नकली हो सकता है, पर वह मूर्ति की चोरी से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं है। तेनाली राम ने अकबर से कहा, जहां पनाह,
मैं यह सिद्ध कर सकता हूं कि यह चोरी नहीं, बल्कि अदलाबदली थी। चंदन की मूर्ति इतनी प्राचीन थी कि वह हाथ लगते ही टूट सकती थी। चोर इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि वह एक नाजुक मूर्ति को चोरी करे, जिसका परिवहन करना मुश्किल हो। तेनाली ने आगे कहा, मेरा मानना है कि चोर ने असली चंदन की मूर्ति चुराई ही नहीं है। चोर ने केवल मंदिर से मूर्ति को हटाया और उसकी जगह दूसरी नई मूर्ति रख दी थी। और इस काम में माधवन का हाथ था, जिसने उन्हें नई मूर्ति बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ चंदन दिया होगा, ताकि किसी को पता न चले। यह सुनकर बीरबल और अकबर दोनों हैरान रह गए। तेनालीराम का तर्क था कि असली चोरी अदलाबदली थी, जो गुप्त रूप से हुई थी। साधु की खोज, रहस्यमय तीसरा संदिग्ध। शेर अली और माधवन के पकड़े जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि वे मुख्य साजिशकर्ता नहीं, बल्कि छोटे मोहरे थे। असली मास्टरमाइंड या तो वह गायब साधु था, या फिर कोई बहुत बड़ा राजनीतिक खिलाड़ी। बीरबल और तेनालीराम ने साधु की तलाश शुरू की। पुजारी ने बताया था कि वह साधु लगभग 1 महीने से मंदिर में भीख मांगने आता था, चुप रहता था और कभी किसी से बात नहीं करता था। बीरबल ने कहा, तेनाली, एक सच्चा साधु चुप रहता है, पर एक नकली साधु जानबूझकर चुप रहता है। यह व्यक्ति धार्मिक भेष में यहाँ इसलिए आया ताकि वह मंदिर की सुरक्षा और मूर्ति की संरचना को समझ सके। तेनालीराम ने सहमति जताई, और अगर तुम्हारी बात सही है कि यह अदलाबदली थी, तो साधु ने यह सुनिश्चित किया होगा कि नकली मूर्ति ठीक वैसी ही दिखे जैसी असली थी। इसका मतलब है कि वह साधु केवल मूर्तिकार ही नहीं, बल्कि मंदिर की कला का विशेषज्ञ भी था। चंदन के बुरादे का सुराग। बीरबल ने तुरंत उस रास्ते की जांच करवाई जहां से साधु अक्सर आता जाता था। जांच में उन्हें साधु के अस्थायी डेरे के पास चंदन के बुरादे, सॉडस्ट, के कुछ सूक्ष्म कण मिले। यह बुरादा साधारण चंदन का नहीं था, बल्कि बहुत पुराने, अच्छी गुणवत्ता वाले चंदन का था। बीरबल ने कहा, देखो तेनाली, यह साफ सबूत है कि यहीं पर नई मूर्ति बनाई गई या उसे अंतिम रूप दिया गया। लेकिन यह बुरादा प्राचीन चंदन का क्यों है? माधवन के पास तो केवल ताजा चंदन था। तेनालीराम ने चंदन के बुरादे को सूंघा और बोले, बीरबल, यह प्राचीन चंदन नहीं है, यह पुराने चंदन की नकल है। विजयनगर में कुछ मूर्तिकार होते हैं जो ताजे चंदन को खास तेलों से उपचारित करके उसे हजारों साल पुराने चंदन की महक और रंग दे देते हैं। यह साधु न केवल मूर्तिकार था, बल्कि एक सिद्ध हस्त कारीगर भी था जो नकल बनाने में माहिर था। यह साबित हो गया कि चोरी अदलाबदली ही थी। लेकिन असली चंदन की मूर्ति कहाँ गई और नई मूर्ति रखने का उद्देश्य क्या था? मूर्ति का असली मूल्य, धर्म या राजनीति? बीरबल और तेनालीराम ने मंदिर के पुजारी से सख्ती से पूछताछ की। पुजारी ने डरकर एक और सच बताया, जिसे उसने अब तक छुपा रखा था। पुजारी ने कहा, चोरी से 1 सप्ताह पहले विजयनगर के एक राजनीतिक विरोधी ने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं मूर्ति को छूने की अनुमति दूं। मैंने उसे अनुमति दी थी। तेनालीराम ने तुरंत कहा, तो यह मामला चंदन या धन का नहीं है। बीरबल, यह राजनीतिक साजिश है। वह विरोधी जानता था कि मूर्ति में कोई गुप्त संदेश छुपा है। चंदन की मूर्ति का असली मूल्य उसकी लकड़ी में नहीं था, बल्कि उसके अंदर था। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि मंदिर में रखी गई नकली मूर्ति को दरबार में लाया जाए और उसे तोड़ा जाए। जब नकली मूर्ति को तोड़ा गया, तो उसके अंदर कुछ नहीं मिला। तेनालीराम ने सिर हिलाया। यह एक और झूठ है। बीरबल, चोर मूर्ख नहीं था कि वह अपने सबूत को नई मूर्ति के अंदर छोड़ दे। इसका मतलब है कि असली मूर्ति के अंदर भी कुछ नहीं था। लेकिन अगर अंदर कुछ नहीं था, तो उसे चुराने की क्या जरूरत थी? अंतिम गवाह, सत्य की चाबी। बीरबल कुछ देर सोचते रहे। फिर अचानक उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे मंदिर के उस पुजारी को वापस लाए जिसने राजनीतिक विरोधी को मूर्ति छूने की अनुमति दी थी। बीरबल ने पुजारी से पूछा, पुजारी, जब तुमने उस राजनीतिक विरोधी को मूर्ति छूने दी थी, तो क्या मूर्ति तब टूटी हुई थी? पुजारी घबराया। हाँ हुजूर, मूर्ति का एक हाथ वर्षों से टूटकर अलग रखा हुआ था। विरोधी ने केवल उस टूटे हुए हाथ को छूने की अनुमति मांगी थी। बीरबल और तेनालीराम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें एक सच मिल गया था। बीरबल ने घोषणा की, हुजूर, असली चोरी टूटी हुई मूर्ति की नहीं, बल्कि उसके हाथ की थी। चोर ने मूर्ति की अदलाबदली केवल इसलिए की
ताकि किसी को यह शक न हो कि केवल एक छोटा सा हिस्सा गायब है। असली चंदन की मूर्ति का हाथ ही सत्य की चाबी है। यह कहानी उस समय शुरू होती है जब शहंशाह अकबर दिल्ली पर और सम्राट कृष्णदेव राय विजयनगर पर राज करते थे। दोनों सम्राटों को अपने अपने दरबारियों बीरबल और तेनालीराम पर अगाध विश्वास था। पूरी सल्तनत में यह माना जाता था कि बीरबल की बुद्धिमत्ता गहरी और न्यायपूर्ण है, जबकि तेनालीराम की चतुराई तीव्र और हास्यास्पद है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इन दोनों दिग्गजों के बीच एक गुप्त और अटूट बंधन था। वे केवल दुश्मन नहीं, बल्कि एक बड़े राज के साझेदार थे। टू राज का जन्म, एक गुप्त मुलाकात। एक बार जब दोनों राज्यों के बीच मामूली सीमा विवाद को लेकर तनाव बढ़ गया था, बीरबल और तेनालीराम ने गुप्त रूप से मिलने का फैसला किया। उन्होंने दोनों राज्यों की सीमा पर एक सुनसान प्राचीन मंदिर में मुलाकात की। तेनालीराम ने कहा, बीरबल, तुम और मैं, हम दोनों जानते हैं कि हमारे राजाओं की महानता हम दोनों की चतुराई पर टिकी है। लेकिन अगर हम दोनों सच में एक दूसरे के विरोधी बन गए, तो हमारे राजाओं का अहंकार युद्ध में बदल सकता है। हमारी बुद्धिमत्ता को शांति कायम करनी चाहिए, न कि आग लगानी। बीरबल ने जवाब दिया, सही कहा, तेनाली। इसलिए हमें एक ऐसा बड़ा राज बनाना होगा जिसे हमारे राजा कभी न जान पाए। एक ऐसा राज जो हमारे बीच की प्रतिद्वंद्विता को केवल दिखावा बनाए रखे। बड़ा राज यह था। बीरबल और तेनालीराम ने गुप्त रूप से एक संयुक्त खुफिया सलाह समिति बनाई। उन्होंने तय किया कि जब भी कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय चुनौती आएगी, वे पहले गुप्त रूप से सलाह करेंगे। तेनालीराम बीरबल को विजयनगर की ओर से और बीरबल तेनालीराम को दिल्ली की ओर से असली रणनीतियां बताएंगे। फिर सार्वजनिक रूप से वे एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे और केवल दिखावे के लिए जीत या हार स्वीकार करेंगे। इस राज का उद्देश्य था किसी भी हाल में दोनों साम्राज्यों के बीच युद्ध नहीं होने देना और अपने राजाओं को सही रास्ते पर रखना, चाहे इसके लिए उन्हें स्वयं को अपमानित क्यों न करना पड़े। थ्री राज की पहली शर्त, सबसे बड़ी मूर्खता का समझौता। इस राज की शुरुआत एक शर्त से हुई। दोनों ने तय किया कि हर साल वे एक दूसरे को एक ऐसी चुनौती देंगे जिसमें एक को सार्वजनिक रूप से सबसे बड़ा मूर्ख साबित होना पड़ेगा। ऐसा करने से राजा यह मानेंगे कि उनका दरबारी दूसरे से एक डिग्री कम ही है, जिससे राजाओं का अहंकार शांत रहेगा। चुनौती, पहला वर्ष, अकबर का अदृश्य भोजन। तेनालीराम ने अकबर को एक रहस्यमय पत्र भेजा। पत्र में लिखा था, बीरबल को सबसे बड़ी मूर्खता साबित करनी होगी। उन्हें महाराज अकबर को ऐसा भोजन खिलाना होगा जिसे खाया न जा सके, पर जिससे पेट भर जाए। अकबर ने इस शर्त को तेनालीराम की सीधी चुनौती माना और बीरबल से कहा, बीरबल, यह कैसी शर्त है? तुम्हें यह चुनौती स्वीकार करनी होगी या तेनालीराम हमें हमेशा के लिए ताना मारेंगे। बीरबल ने गुप्त रूप से तेनालीराम की रणनीति को समझा और मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार की। 4 बीरबल की मूर्खता, सार्वजनिक प्रदर्शन। बीरबल ने अकबर को भोजन कराने के लिए एक भव्य समारोह आयोजित किया। तेनालीराम का एक जासूस भी दरबार में मौजूद था। बीरबल की मूर्खतापूर्ण तैयारी। बीरबल ने रसोई में जाकर सांसों की खुशबू, अरोमा ऑफ फूड, को इकट्ठा करने का आदेश दिया। उन्होंने बड़े बड़े बर्तनों में तरह तरह के व्यंजन बनाए, पर उन्हें ढक कर रखा। फिर उन बर्तनों के ढक्कन पर जो भाप जमा हुई थी, उसे बड़े शीशे के जार में इकट्ठा कर लिया। दरबार में प्रस्तुति। बीरबल ने अकबर को उन खुशबू भरे जार को भेंट किया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह भोजन खाया नहीं जा सकता क्योंकि यह केवल खुशबू है। लेकिन जब आप इसे सूंघेंगे तो आपके मन को संतोष होगा और आप मानसिक रूप से तृप्त हो जाएंगे, इसलिए आपका पेट भर जाएगा। सार्वजनिक घोषणा। अकबर को यह बात हास्यास्पद लगी। उन्होंने जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में मूर्ख हो गए हो। क्या कोई केवल खुशबू सूंघकर तृप्त हो सकता है? बीरबल ने जानबूझकर यह मूर्खतापूर्ण तर्क दिया। तेनालीराम के जासूस ने यह खबर विजयनगर पहुंचा दी कि बीरबल ने बादशाह को केवल खुशबू खिलाने की मूर्खता की, और इस प्रकार बीरबल ने सार्वजनिक रूप से सबसे बड़ा मूर्ख साबित होकर तेनालीराम की शर्त पूरी कर दी। तेनाली का प्रतिशोध। गुप्त संदेश। तेनालीराम ने तुरंत बीरबल को एक गुप्त संदेश भेजा, तुम्हारा अदृश्य भोजन शानदार था। अब अगले साल के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हें सबसे बड़ा गरीब साबित करने वाला हूं। इस तरह
दोनों दिग्गजों ने अपने राज को जिंदा रखने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता को मूर्खता के पर्दे के पीछे छिपाना जारी रखा। तेनाली राम और बीरबल का बड़ा राज, भाग 2, राज की परीक्षा और अंतिम सबक। 6, राज की परीक्षा, युद्ध का डर। अगले वर्ष दोनों राज्यों के बीच एक गंभीर संकट खड़ा हो गया। एक पड़ोसी राजा ने विजयनगर और दिल्ली के बीच घुसपैठ करके दोनों राज्यों को भड़काने की कोशिश की। अकबर और कृष्णदेव राय दोनों युद्ध की तैयारी करने लगे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, विजयनगर का राजा कृष्णदेव राय बहुत अहंकारी हो गया है। मुझे लगता है कि हमें उन पर हमला कर देना चाहिए। तुम बताओ, हमारी योजना क्या होनी चाहिए? कृष्णदेव राय ने तेनाली राम से कहा, तेनाली, दिल्ली का शहंशाह हमसे ईर्ष्या करता है। तुम्हें कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिससे अकबर अपने सैनिकों को वापस बुला ले। बीरबल और तेनाली राम दोनों ने तुरंत गुप्त रूप से मुलाकात की। बीरबल ने तेनाली से कहा, हमारे राज की असली परीक्षा अब है। हमें युद्ध को रोकना होगा। पड़ोसी राजा हमें फंसाना चाहता है। तेनाली ने जवाब दिया, हम दोनों मिलकर राजाओं को एक ही सच दिखाएंगे। मैं एक चाल चलता हूं, तुम उसे पूरक करना। 7, तेनाली राम की सबसे बड़ी गरीबी। तेनाली राम ने अपनी शर्त के अनुसार बीरबल को सबसे बड़ा गरीब साबित करने का दांव चला। तेनाली ने विजयनगर में एक नाटक आयोजित किया जिसमें उन्होंने घोषणा की कि वह सब कुछ बेचकर दुनिया के सबसे गरीब आदमी बन गए हैं। तेनाली की चाल। तेनाली राम ने अपने सारे कपड़े, घर और यहां तक कि अपनी पत्नी के गहने भी बेच दिए। जो पैसा मिला वह उन्होंने गुप्त रूप से बीरबल को भेज दिया। अकबर का दरबार। अकबर के दरबार में यह खबर पहुंची कि तेनाली राम गरीब हो गए हैं और सड़कों पर घूम रहे हैं। अकबर ने इसका मजाक उड़ाया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तेनाली राम सच में मूर्ख है। इतना धन होने के बावजूद उसने सब कुछ बेच दिया। तुम जाओ और उसे दिल्ली लाओ और देखो कि वह क्या कर रहा है। बीरबल ने अकबर का आदेश मानते हुए विजयनगर की यात्रा की। 8, बीरबल का सबसे बड़ा गरीब। जब बीरबल विजयनगर पहुंचे तो तेनाली राम ने उनसे सार्वजनिक रूप से भीख मांगी। तेनाली राम ने कहा, बीरबल, तुम धनवान हो, मुझे कुछ दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूं। बीरबल ने तुरंत अपने सारे शाही कपड़े उतारे और तेनाली राम को दे दिए। बीरबल ने कहा, तेनाली, मैं तुम्हें सब कुछ देता हूं। मेरे पास अब कुछ नहीं है। देखो, तुम मेरे कपड़ों के मालिक बन गए हो, पर मैं केवल कपड़ों का गुलाम बन गया हूं। आज मैं तुमसे ज्यादा गरीब हूं। यह देखकर कृष्णदेव राय और विजयनगर के सभी लोगों ने दोनों की मूर्खता पर खूब हंसा। लेकिन दोनों ने एक दूसरे को गुप्त रूप से एक ही संदेश भेजा, पड़ोसी राजा का घुसपैठ। 9, राज का खुलासा और युद्ध की समाप्ति। दोनों दरबारियों ने अपने राजाओं के सामने एक दूसरे को सबसे बड़ा मूर्ख और सबसे बड़ा गरीब साबित करके दोनों राजाओं का अहंकार पूरी तरह से शांत कर दिया। अब उन्हें पता चला कि उनके दरबारियों ने उनकी इज्जत बचाने के लिए कितना बड़ा दाव खेला था। इसके बाद बीरबल और तेनाली राम ने एक ही समय पर अपने राजाओं को एक ही सत्य बताया, पड़ोसी राजा की घुसपैठ और युद्ध भड़काने की साजिश। अकबर को बीरबल ने कहा, हुजूर, पड़ोसी राजा ने जानबूझकर अफवाहें फैलाईं। आपका हमला विजयनगर पर नहीं, बल्कि उस धोखेबाज पड़ोसी पर होना चाहिए। कृष्णदेव राय को तेनाली ने कहा, महाराज, हमें युद्ध की तैयारी रोक देनी चाहिए। दिल्ली का शहंशाह ईमानदार है, वह हमला नहीं करेगा। यह पड़ोसी राजा का जाल है। दोनों राजाओं ने अपने दरबारियों पर विश्वास किया और अपनी सेनाओं को पड़ोसी राजा पर हमला करने का आदेश दिया। इस प्रकार बीरबल और तेनाली राम ने अपने राज का उपयोग करके युद्ध को टाल दिया और दोनों साम्राज्यों के बीच अटूट शांति कायम की। बड़ा राज, एक महान सत्य। बीरबल और तेनाली राम ने एक और गुप्त मुलाकात की। तेनाली राम ने कहा, हमारा राज कामयाब रहा। हमने अपने राजाओं को सबसे बड़ा सच दिखाया कि युद्ध से बड़ा मूर्खता कोई नहीं है। बीरबल ने कहा, हाँ तेनाली, और यही हमारा बड़ा राज है। हमारी बुद्धिमत्ता को केवल राजा की सेवा नहीं करनी चाहिए, बल्कि राज्यों के बीच शांति की भी सेवा करनी चाहिए। बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा उपयोग प्रतिद्वंद्विता में नहीं, बल्कि सहयोग में है। दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और अपने अपने राज्यों में लौट गए। उनका राज हमेशा के लिए दफन हो गया,
पर दोनों साम्राज्यों के बीच की शांति उन दोनों की गुप्त बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण बन गई। कहानी यहाँ समाप्त होती है। परिचय, अखाड़े का ऐलान। यह कहानी उस समय शुरू होती है जब दिल्ली के शहंशाह अकबर और विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय के बीच एक बार फिर श्रेष्ठता को लेकर बहस छिड़ गई थी। दोनों राजाओं ने तय किया कि अब केवल अपने अपने दरबारियों की तारीफें करना बंद किया जाए और एक सीधा मुकाबला हो। अकबर ने कृष्णदेव राय को एक चुनौती भेजी। हम युद्ध के बजाय बुद्धिमत्ता का सम्मान करते हैं। हम बीरबल और तेनाली राम के लिए अक्ल का अखाड़ा आयोजित करेंगे। इस अखाड़े में 3 अलग अलग चुनौतियां होंगी। जो दरबारी 2 चुनौतियां जीत लेगा उसके राजा को बुद्धिमत्ता का मुकुट मिलेगा और दूसरा राजा सार्वजनिक रूप से हार स्वीकार करेगा। कृष्णदेव राय ने चुनौती स्वीकार की। बीरबल और तेनालीराम दोनों जानते थे कि यह मुकाबला केवल हाजिर जवाबी का नहीं बल्कि साम्राज्यों की प्रतिष्ठा का था। पहली चुनौती, न्याय का धागा। अखाड़े का नियम। यह चुनौती यह सिद्ध करने के लिए थी कि कौन सा दरबारी सबसे कम सबूतों के साथ सबसे बड़ा सत्य खोज सकता है। चुनौती के लिए अकबर ने एक समस्या पेश की। दरबार के सबसे भरोसेमंद मंत्री मीर बख्शी की मेज से एक अमूल्य शाही मोहर चोरी हो गई थी। मीर बख्शी ने 3 लोगों पर शक जताया। खादिम, महल का गरीब सेवक जो अक्सर मेज की सफाई करता था। जुल्फिकार, मीर बख्शी का चतुर सचिव जो दस्तावेजों की देखभाल करता था। शाहजादा सलीम, जो अक्सर अपने पिता की मोहरों से खेला करते थे। चोरी का कोई सबूत नहीं था। तेनाली राम की चाल, दोषी का डर। तेनाली राम ने सबसे पहले तीनों संदिग्धों को बुलाया। उन्होंने कहा, इस मोहर को चांदी के एक धागे से बांधा गया था। जो चोर होगा उसने मोहर चुराते समय उस धागे को तोड़ा होगा। हम यहाँ एक जादुई रस्सी लाएंगे। जो अपराधी होगा वह इस रस्सी को छूते ही चुप हो जाएगा और कुछ बोल नहीं पाएगा। तेनाली राम ने तीनों संदिग्धों को एक साधारण सी पुरानी रस्सी थमा दी और कहा कि वे इसे रात भर अपने पास रखें। अगली सुबह तेनाली राम ने तीनों को दरबार में बुलाया। खादिम और शाहजादा सलीम ने अपनी रस्सी लौटा दी जो पूरी थी, लेकिन जुल्फिकार की रस्सी 2 टुकड़ों में कटी हुई थी। तेनाली का निष्कर्ष, जुल्फिकार चोर है। तेनाली राम ने घोषणा की, मैंने कहा था कि मोहर को चांदी के धागे से बांधा गया था। जुल्फिकार चोर है और उसे डर था कि कहीं चोरी का धागा उसे फंसा न दे। इसलिए उसने अपनी निर्दोष रस्सी को 2 टुकड़ों में काट दिया ताकि वह यह सिद्ध कर सके कि धागा पहले से टूटा हुआ था। एक निर्दोष व्यक्ति कभी भी निर्दोष सबूत को नहीं काटेगा। जुल्फिकार ने डरकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। मोहर उसी के पास से बरामद हुई। परिणाम, तेनाली राम ने पहली चुनौती जीती 1-0। दूसरी चुनौती, मूर्खता का माप। अखाड़े का नियम। इस चुनौती का उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि कौन सा दरबारी सबसे मजेदार और तार्किक तरीके से बुद्धिमत्ता की सीमा तय कर सकता है। कृष्णदेव राय ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा लोगों को मूर्ख साबित करते हो। क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि तुम्हारे सबसे बड़े मूर्ख का वजन कितना है? यानी मूर्खता को कैसे मापा जाता है? यह एक हास्यास्पद और असंभव प्रश्न था। बीरबल की चाल, मूर्खता का गंतव्य। बीरबल ने तुरंत तेनाली राम को दरबार में खड़ा किया। उन्होंने घोषणा की, जहां पनाह, मैं मूर्खता का वजन नहीं कर सकता, पर मैं यह बता सकता हूं कि मूर्खता कहाँ समाप्त होती है। बीरबल ने तेनाली राम को सोने के सिक्के दिए और कहा, तेनाली राम, तुम शहर में जाकर 10 सबसे बड़े मूर्खों को खोजो और उन्हें ये सिक्के दो। जब तुम उन्हें ढूंढ कर वापस आओगे तो हम मूर्खता का माप जान जाएंगे। तेनाली राम शहर में गए और 10 मूर्खों को ढूंढने में 3 दिन बिताए। चौथे दिन वह केवल एक व्यक्ति के साथ दरबार में वापस लौटे। बीरबल का शानदार पलटवार। तेनाली राम ने अकबर को उस व्यक्ति से मिलवाया। हुजूर, मैंने केवल इस व्यक्ति को ढूंढा है जो एक बड़ा मूर्ख है। यह अपनी पत्नी को एक पुराने और अजीबोगरीब वादे पर रोजाना पानी ढोने के लिए मजबूर करता है। बीरबल ने हस्तक्षेप किया, बस तेनाली राम, तुमने अपना ही अपमान कर लिया। मैंने तुम्हें 10 मूर्ख ढूंढने को कहा था, तुम केवल एक मूर्ख को लेकर आए। 9 कहा है। तेनाली राम, हुजूर, मुझे बाकी 9 नहीं मिले। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यही मूर्खता का माप है। जब मैंने तेनाली राम को 10 मूर्ख ढूंढने भेजा
तो वह केवल एक को लेकर आया। इसका मतलब है कि 9 मूर्खों की जगह अभी भी खाली है। और उस खाली जगह को भरने वाला कौन हो सकता है? तेनालीराम स्वयं। जो व्यक्ति जानता है कि वह केवल एक मूर्ख को ला सकता है, फिर भी 9 मूर्खों की तलाश में अपना समय बर्बाद करता है, वह खुद सबसे बड़ा मूर्ख है। बीरबल ने तेनाली को ललकारते हुए कहा, तेनाली, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि 10वां मूर्ख कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो, और यही मूर्खता का गंतव्य है। तुमने अपनी बुद्धिमत्ता की सीमा यहां समाप्त कर दी। परिणाम, बीरबल ने दूसरी चुनौती जीती, 1 से 1। मुकाबला अब बराबरी पर था। तीसरी और अंतिम चुनौती, भविष्य का सच, भाग 1 का अंत। अब निर्णायक मुकाबला बाकी था। अकबर ने तीसरी चुनौती पेश की। चुनौती, 7वें आसमान का रहस्य। हमें यह सिद्ध करना है कि भविष्य का ज्ञान किसे है। दोनों दरबारियों को यह बताना होगा कि कल सुबह हमारे शाही अस्तबल में कौन सा घोड़ा सबसे पहले दाना खाएगा। यह एक ऐसी भविष्यवाणी होनी चाहिए जिसे बदला न जा सके। यह एक ऐसी चुनौती थी जिसमें दोनों दरबारियों को केवल अनुमान नहीं लगाना था, बल्कि घटनाओं को नियंत्रित करके अपनी भविष्यवाणी को सत्य बनाना था। दिल्ली के शहंशाह अकबर और विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय के बीच एक बार फिर अपने अपने दरबारियों की श्रेष्ठता को लेकर एक गोपनीय शर्त रखी गई थी। इस बार चुनौती सार्वजनिक नहीं थी, बल्कि गुप्त जासूसी और मनोवैज्ञानिक युद्ध पर आधारित थी। अकबर ने कृष्णदेव राय को एक गोपनीय संदेश भेजा। हम यह देखना चाहते हैं कि तुम्हारा दरबारी तेनालीराम मेरे दरबारी बीरबल की मानसिक स्थिरता को कितना तोड़ सकता है। तेनालीराम को 3 गोपनीय संदेशों के माध्यम से बीरबल को चुनौती देनी होगी। यदि बीरबल उन तीनों संदेशों का सही अर्थ नहीं निकाल पाए, तो अकबर को कृष्णदेव राय को दिमाग की बाजी का ताज सौंपना होगा। तेनालीराम ने चुनौती स्वीकार की। उनका लक्ष्य था बीरबल को भ्रमित करना और उन्हें यह विश्वास दिलाना कि उनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। पहला संदेश, आंखों का धोखा। तेनालीराम ने अपना पहला संदेश दिल्ली भेजा। यह संदेश अकबर को नहीं, बल्कि सीधे बीरबल के निजी शयनकक्ष में पहुंचाया गया, जहां एक सेवक ने उसे बीरबल की मेज पर रख दिया। संदेश में लिखा था, बीरबल, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। आज रात तुम्हारे शयनकक्ष में एक अज्ञात अदृश्य दुश्मन प्रवेश करेगा। यह दुश्मन दीवारों से होकर गुजर सकता है, पर यह तुम्हारी आंखों के सामने ही रहेगा। तुम इसे पकड़ नहीं पाओगे, तुम इसे मार नहीं पाओगे, पर यह तुम्हारी सबसे कीमती चीज चुरा ले जाएगा। अगर तुम आज रात सोए, तो तुम यह बाजी हार जाओगे। चतुर दुश्मन। बीरबल ने संदेश पढ़ा और समझ गए कि यह केवल एक साधारण धमकी नहीं, बल्कि एक मानसिक जाल था। बीरबल का विश्लेषण, अदृश्य दुश्मन। अदृश्य दुश्मन जो दीवारों से गुजर सकता है। यह कोई भौतिक प्राणी नहीं हो सकता। यह विचार, भ्रम या समय हो सकता है। आंखों के सामने रहेगा, पर पकड़ा नहीं जा सकता। यह चीज केवल प्रकाश या हवा से जुड़ी हो सकती है। सबसे कीमती चीज चुरा ले जाएगा। बीरबल के लिए सबसे कीमती चीज उनका समय या नींद थी। बीरबल तुरंत समझ गए कि तेनालीराम उन्हें पूरी रात जगाकर रखना चाहते हैं, ताकि वे अगले दिन की चुनौतियों के लिए मानसिक रूप से कमजोर हो जाए। बीरबल का जवाब, जीतना। बीरबल ने उस कमरे को खाली करवा दिया और पूरी रात जागने का ढोंग करने के बजाय अगले कमरे में जाकर चैन की नींद सो गए। उन्होंने अपने कमरे में एक विशाल मोमबत्ती जला दी और उसके ऊपर एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा तेल रख दिया। अगली सुबह बीरबल के कमरे में उस अदृश्य दुश्मन ने प्रवेश किया। मोमबत्ती की आग से उत्पन्न धुआं, जो दीवारों पर अजीबोगरीब साए बना रहा था, और उस मोमबत्ती ने बीरबल की सबसे कीमती चीज चुरा ली थी। पूरी मोमबत्ती जलकर समाप्त हो गई थी, समय का प्रतीक। जब अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या हुआ, बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, दुश्मन आया और मैंने उसे अपनी मोमबत्ती चुरा लेने दी। मैंने अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपनी नींद को बचा लिया। दुश्मन ने सोचा था कि मैं उस पर ध्यान दूंगा और जागता रहूंगा। तेनाली का गुप्त संदेश। तेनालीराम को जब यह जवाब मिला, तो उन्होंने गुप्त रूप से बीरबल को एक और संदेश भेजा, शाबाश, तुमने अपनी सबसे कीमती चीज को पहचान लिया, पर तुम अभी भी एक और शिकार हो। दूसरा संदेश, अतीत का बोझ। तेनालीराम ने इस बार एक मनोवैज्ञानिक बम फेंका। दूसरा संदेश बीरबल को नहीं, बल्कि अकबर के मुख्य सेनापति को दिया गया। संदेश में लिखा था, सेनापति,
तुम्हारे प्रिय दरबारी बीरबल ने कई साल पहले विजयनगर का नमक खाया था। उसने उस नमक का इनाम अब तक नहीं चुकाया है। जब तक वह नमक का कर्ज नहीं चुकाता, वह अकबर का वफादार नहीं हो सकता। वह हमेशा अतीत के बोझ तले दबा रहेगा। नमक का कर्ज चुकाए बिना बीरबल तुम्हारा दुश्मन है। यह संदेश दिल्ली दरबार में अविश्वास पैदा करने के लिए था। सेनापति ने तुरंत अकबर को यह बात बताई। अकबर क्रोधित हो गए और उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या यह सच है बीरबल? तुमने कभी विजयनगर का नमक खाया था? बीरबल का विश्लेषण। नमक का कर्ज। नमक खाना यह केवल वफादारी या कर्ज का प्रतीक होता है। अतीत का बोझ। तेनालीराम बीरबल को आत्मसंदेह में डालना चाहते थे ताकि बीरबल अपनी पिछली गलतियों के बारे में सोचते रहें। बीरबल का जवाब। कूटनीतिक जीत। बीरबल ने शांति से जवाब दिया, हाँ हुजूर, मैंने विजयनगर का नमक खाया था, पर वह एक बड़ा कर्ज था। उस नमक की कीमत इतनी ज्यादा थी कि मैं कभी उसे चुका नहीं सकता। मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैंने तेनालीराम से कुछ नमक लिया था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, पर हुजूर, मैंने उस नमक का कर्ज चुकाने के लिए अपने सारे तर्क और हाजिर जवाबी का इस्तेमाल कर लिया है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। इसलिए मैंने तेनालीराम को एक पत्र भेजा है जिसमें लिखा है कि मैं उसका नमक वापस करने के बजाय उसे नमक के कर्ज का ब्याज चुकाऊंगा। बीरबल ने एक बड़ा हीरा निकाला और उसे कृष्णदेव राय को एक शाही संदेशवाहक के साथ भेजने का आदेश दिया। संदेश में लिखा था, प्रिय तेनालीराम, यह तुम्हारे नमक के कर्ज का ब्याज है। इस हीरे को बेचने पर जो धन मिलेगा उससे तुम अपने पूरे राज्य के लोगों को 1 साल तक नमक खिला सकते हो। अब क्या मैं कर्जदार हूं या तुमने मेरे पास पूरे राज्य को कर्जदार बना दिया है? इस कूटनीतिक जीत ने दरबार को शांत कर दिया। बीरबल ने साबित कर दिया कि वह केवल वफादार नहीं बल्कि अपने अतीत को नियंत्रित करने वाले हैं। तेनाली का गुप्त संदेश। तेनालीराम को जब हीरा मिला तो उन्होंने बीरबल को एक और गुप्त संदेश भेजा, तुमने कर्ज चुकाया नहीं, तुमने कर्ज को बड़ा कर दिया। अब असली बाजी शुरू होती है। तीसरा संदेश। अनंत की पहेली। तेनालीराम ने अब तक की सबसे कठिन पहेली फेंकी। तीसरा संदेश सीधे अकबर के पास एक छोटी सी खाली मिट्टी की गुल्लक के साथ आया। संदेश में लिखा था, शहंशाह, मैं आपके दरबारी बीरबल को अंतिम चुनौती देता हूं। उन्हें इस गुल्लक में अनंत, इन्फिनिटी, को भरना होगा। अगर वह इसे भर सके तो दिमाग की बाजी अकबर की होगी। अगर वह इसे नहीं भर सके तो बीरबल साबित करेंगे कि उनका दिमाग सीमित है। अकबर ने बीरबल को गुल्लक सौंपी। यह चुनौती केवल एक खेल नहीं बल्कि दार्शनिक और भौतिक दोनों सीमाओं की परीक्षा थी। गुल्लक में अनंत कैसे भरा जा सकता है? दिमाग की बाजी। भाग 2। अनंत का समाधान और जीत का रहस्य। अंतिम चुनौती। गुल्लक में अनंत। बीरबल के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्होंने पूरी रात गुल्लक को देखा और सोचा। उन्होंने सोने के सिक्के, रेत, पानी सब डालने की कोशिश की, पर कुछ भी अनंत नहीं था। तेनालीराम की गुप्त योजना। तेनालीराम जानते थे कि बीरबल हर भौतिक चीज डालने की कोशिश करेंगे। तेनाली ने गुल्लक को इस तरह से बनाया था कि उसमें नीचे एक छोटा सा छेद था जो दिखाई नहीं देता था। अगर बीरबल उसमें कोई भी तरल या दानेदार चीज डालते तो वह धीरे धीरे बाहर निकल जाती, जिससे बीरबल को लगता कि वह कभी भर ही नहीं रही है। बीरबल का विश्लेषण। अनंत। भौतिक सीमा। बीरबल समझ गए कि अनंत कोई भौतिक चीज नहीं हो सकती। मानसिक सीमा। अनंत केवल सोच या विचार हो सकता है। गुप्त संदेश। गुल्लक का खाली होना ही संदेश था। बीरबल को तेनालीराम की चाल, गुप्त छेद और चुनौती, अनंत, दोनों समझ आ गईं। बीरबल का अंतिम समाधान। अगले दिन बीरबल दरबार में एक साधारण सी मोमबत्ती लेकर आए। बीरबल ने गुल्लक को लिया, उसमें कुछ नहीं डाला। उन्होंने केवल उस गुल्लक के सामने मोमबत्ती जला दी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने इस गुल्लक में अनंत को भर दिया है। कृपया आप स्वयं देखें। अकबर ने गुल्लक में झांका तो उसमें मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब दिखाई दिया। बीरबल ने समझाया, हुजूर, इस गुल्लक को किसी भी भौतिक चीज से नहीं भरा जा सकता क्योंकि वह चीज हमेशा सीमित होगी।
तेनालीराम चाहते थे कि मैं भौतिक सीमाओं के बारे में सोचूं, लेकिन मैंने इसमें प्रकाश भरा है। प्रकाश हर दिशा में बिना किसी सीमा के फैलता है, और गुल्लक में जो लौ की परछाई है वह भी लौ के विस्तार का प्रतीक है। प्रकाश का फैलाव ही अनंत है। मैंने गुल्लक में अनंत का विचार भर दिया है। अकबर और दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सलाम किया। तेनालीराम ने गुल्लक में जो चाल चली थी, बीरबल ने उसे मोमबत्ती की लौ से विफल कर दिया। 7 जीत का रहस्य, दोहरे संदेश का खुलासा। कुछ दिनों बाद तेनालीराम खुद दिल्ली आए। उन्होंने अकबर को दिमाग की बाजी का ताज पहनाया और सार्वजनिक रूप से बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। जब दोनों अकेले मिले तो बीरबल ने तेनालीराम से पूछा, नमक के कर्ज का क्या राज था? तेनालीराम हंसे और कहा, बीरबल, नमक का कर्ज अकबर की वफादारी पर शक करने के लिए नहीं था। वह मेरे द्वारा तुम्हें दिया गया एक गुप्त संकेत था। मैं तुम्हें एक अनमोल तोहफा भेजूंगा, हीरा, ताकि तुम अपने राजा को संतुष्ट कर सको और मेरा सम्मान भी बना रहे। नमक तो बस एक बहाना था। तेनालीराम ने खुलासा किया कि उनकी पूरी दिमाग की बाजी एक दोहरे संदेश पर आधारित थी। सार्वजनिक संदेश, बीरबल को हराना और अकबर की बुद्धि पर शक करना। गुप्त संदेश, बीरबल को यह संकेत देना कि समस्या भौतिक नहीं बल्कि मानसिक है। तेनालीराम ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत अनंत में नहीं थी, बल्कि तुम्हारे सबसे कीमती चीज को पहचानने में थी। तुमने नींद को चुना, जो स्वस्थ दिमाग का प्रतीक है। मैंने तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की, पर तुम हर बार आराम करके आए और मेरे हर जाल को तोड़ दिया। बीरबल ने अंतिम निष्कर्ष दिया, तेनाली, तुमने सही कहा। दिमाग की बाजी केवल पहेलियां सुलझाने की नहीं है। यह सबसे बड़ी चतुराई यह जानने में है कि सबसे बड़ा सत्य क्या है। मैंने हर बार शांति और विश्वास को चुना, और तुमने हर बार भ्रम और संदेह को, और अंत में विश्वास ने भ्रम को हरा दिया। इस प्रकार बीरबल ने न केवल दिमाग की बाजी जीती, बल्कि तेनालीराम के सबसे बड़े राज की सच्ची बुद्धिमत्ता शांति में निहित है को भी उजागर कर दिया। दोनों दरबारियों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और दोनों साम्राज्यों के बीच का संबंध